चलते हैं बच्चों इंटीग्रेटेड रिसोर्स प्लानिंग में। इंटीग्रेटेड रिसोर्स प्लानिंग जैसे हमने देखा, रिसोर्स की प्लानिंग करने के लिए जो बनाई जाती है, नॉर्मली रिसोर्सेज की प्लानिंग कैसे की जाए, क्योंकि जनरेशन प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिसोर्स। ठीक है, तो रिसोर्स प्लानिंग में हम ये देखते हैं कि पहले ये पता लगाएंगे हमारे पास में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और इन्वेंशन क्या है, मतलब कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, ये पता लगाना पड़ता है। फिर हमें पूरा प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो चल रही है उनको देखते हुए रिसोर्स के डेवलपमेंट हम कैसे कर सकेंगे। ठीक है, ये पूरा प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना होता है जो टेक्नोलॉजी को यूज करके। फिर हम क्या करते हैं, जो नॉर्मली पूरे देश का जो डेवलपमेंट प्लान है और हमारे रिसोर्स का डेवलपमेंट प्लान है, इनको मैच करते हैं। मतलब बजट जो अलोकेट होता है इकोनॉमी के हिसाब से हम रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान करते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है जो प्लानिंग होती है इलेक्ट्रिकल पावर की, उसका दो इफेक्ट है, एक तो सोशल इफेक्ट और एक एनवायरमेंटल गोल होना चाहिए। ठीक है, बात ये नहीं है कि आप केवल जनरेशन प्लानिंग में ये देख रहे हो कि हमने पावर जनरेट कर दी और हमने डिमांड सप्लाई पूरी कर दी, बात ये नहीं है। आपको एनवायरमेंटल फैक्टर भी देख के चलना है और आपको सोशल फैक्टर भी देख के चलना है और इन दोनों गोल्स को आपको पूरा करना है। ठीक है, तो नॉर्मली पब्लिक प्लानिंग प्रोसेस में क्या होता है, हम यूटिलिटी रिसोर्सेज को ऑप्टिमल मिक्स करके और उनको रिसोर्सेज को यूज करते हैं। ठीक है, पर आईआरपी क्या है, एक ऐसा रिसोर्स प्लानिंग अप्रोच है जिसमें सप्लाई और डिमांड को मीट किया जाता है, जबकि कॉस्ट को मिनिमम करते हुए और रिस्क फैक्टर को कंसीडर करते हुए, एनवायरमेंट वगैरह को कंसीडर करते हुए हम तब जाके उस रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड आईआरपी। ठीक है, आईआरपी में हम बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे सेंट्रल पावर स्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को भी हम देखते हैं, डिमांड साइड मैनेजमेंट रिसोर्सेज को भी हम देखते हैं, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी की नीड को पूरा कर सकें। ठीक है, तो मेन चीज़ है आईआरपी का मेन उद्देश्य, एक तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है कि उस पर एनवायरमेंटल कम इम्पैक्ट पड़े, रिसोर्स डाइवर्सिटी बनी रहे, रेट कम हुए और रिस्क मिनिमम हो, ये सारे फैक्टर हैं, जबकि दूसरी प्लानिंग्स में, रिसोर्स प्लानिंग में ये नहीं थे। ठीक है, तो एक मेथड है जिसमें सप्लाई और डिमांड को हम नीड के हिसाब से, रिसोर्सेज की नीड के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये डिमांड और सप्लाई के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, गैप भरता है, ये हमारा आईआरपी। इंडियन में अभी यूज नहीं हुआ है, इंडियन यूटिलिटीज अभी इसको यूज नहीं है पॉलिटिक्स की वजह से, और बहुत सारे प्लानिंग करने के लिए बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, वो अभी बहुत टिपिकल है, कॉम्प्लेक्स है। अगर डक कर्व देखें तो हम देखेंगे यहाँ पे डक कर्व में कि आप इधर देखिए, ड्यूरिंग पीक ऑफ आवर, जब हमारा बच्चा है, जैसे मान लो बच्चे स्कूल चले गए, घर वाले ऑफिस चले गए, तो इस दौरान क्या होता है कि जैसे मान लो मैक्सिमम टाइम पे सोलर पावर जनरेट होती है, पर इस टाइम डिमांड कम है, तो ऐसे टाइम में गैप क्रिएट हो जाता है। उस गैप को भरने के लिए हम आईआरपी यूज करते हैं। मतलब आईआरपी हम इस तरीके से प्लान कर सकते हैं कि कैसे हम एनर्जी सेल करें पीक ऑफ आवर। पीक ऑफ आवर जो मैंने आपको बताया था कि आपका डिमांड कम हो गई और जनरेशन ज़्यादा हो गया। ठीक है, आईआरपी जो वर्क करता है वो सीईए, सेंट्रल एनर्जी अथॉरिटी के अंदर में काम करता है, जो कि प्लानिंग करता है जनरेशन मिक्स फॉर जनरेशन एक्सपेंशन प्लानिंग। मतलब मिक्स ऑफ रिसोर्सेज को करके हमें एक्सपेंड करना है या नहीं करना है, वो प्लानिंग करता है या नहीं करता है। ठीक है, आईआरपी इंश्योर करता है फैसिलिटिंग ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, विद कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट, कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट के साथ डिमांड और सप्लाई को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना आईआरपी के अंदर में आता है। ठीक है, एक तरह से ये रोड मैप है जो क्या करता है, प्लान करता है 10 से 15 साल 20 साल के लिए रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन को। ठीक है, बहुत सारी यूटिलिटीज हैं जो कोयला, नेचुरल गैस और स्मार्ट ग्रिड एनर्जी यूज कर रही हैं। अब आईआरपी ये देखता है कि इनका फ्यूचर क्या है। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन के हिसाब से, सब स्टेशन के हिसाब से, मतलब लोकेशन के हिसाब से, पावर प्लांट्स के हिसाब से और यूजर्स के हिसाब से इनका फ्यूचर क्या है। ठीक है, फिर वो रेस्पॉन्सिबल होता है कि बात ये है कि वो ही रेस्पॉन्सिबल है कि डिमांड और सप्लाई को रिलायबिलिटी के साथ पूरा कर सकें। तो सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, एनर्जी रिक्वायरमेंट को, फ्यूचर एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक अप्रोच है हमारी आईआरपी। ठीक है, मेन बात क्या है आईआरपी में, आइडेंटिफिकेशन करते हैं रिसोर्सेज का, फिर मिक्स ऑफ रिसोर्सेज का हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जिससे कि हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों कंज्यूमर की जो डिमांड है उसको हम रिलायबल मैनर में पूरा कर सकें विद मिनिमम कॉस्ट। ये आईआरपी का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है,
अब मेन बात है आपको सारे फैक्टर्स देखने हैं, कॉस्ट भी देखनी है आपको, इफेक्टिवनेस भी देखनी है आपको, बेनिफिट्स भी देखने हैं सारे, और फिजिबल पावर जनरेशन भी करना है, ठीक है, और कस्टमर का टाइप भी देखना है आपको। इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको IRP करना है, बात ये नहीं है। अब IRP का मेन प्रॉब्लम जब करते हैं तो पहला क्वेश्चन होता है कि हाउ इज द यूटिलिटी डू वी प्लान टू मीट फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी नीड। यूटिलिटी को क्या करना चाहिए, क्या प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कि फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड पूरी हो जाए। तो उसका आंसर जो दिया वो IRP ने दिया, ठीक है। IRP क्या करती है, गवर्नमेंट के रेगुलेशन और एक्सपेक्टेशन के अलावा स्टेट लेवल और कंट्री लेवल पे, ठीक है, कंट्री लेवल पे सारी चीज़ों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और डिलीवरी को कंसीडर करती है स्टेट से लेके कंट्री तक, ठीक है, विद रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी एंड विद लो रिस्क एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को लो करते हुए, ठीक है। जब IRP को क्रिएट करते हैं तो कुछ क्वेश्चन आते हैं, क्या कस्टमर की डिमांड बढ़ेगी, क्या डिमांड क्या है, क्या हमारे पास में इतने रिसोर्सेज हैं, अगर हम इमरजेंसी आ गई, प्लांट कोई फेल हो गया तो हम क्या करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चनों के जवाब कौन देती है, IRP देती है। IRP क्या करती है, ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लानिंग में क्या होती है, सप्लाई जो करते हैं हम एक्सपेंड करते हैं, एंटिसिपेटेड डिमांड ग्रोथ आई है, जो ग्रोथ में एकदम से मतलब लोड में एकदम से डिमांड आ गई है, मतलब तेजी आ गई है, बढ़ोतरी हो गई है एकदम से, तो उसको कैसे सप्लाई करनी है, मतलब कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करके आपको प्लानिंग करनी है कि आप जनरेशन को एक्सपेंड कर सको, ठीक है, कॉस्ट को मिनिमम करते हुए रिलायबिलिटी के साथ, ये IRP करेगी अगर एकदम से लोड बढ़ जाता है। अब नॉर्मल अगर हम देखें ट्रेडिशनल प्लानिंग में तो क्या होता है, सबसे पहले हम सप्लाई अल्टरनेटिव की कॉस्ट निकाल लेते हैं, लोड की फोरकास्टिंग कर लेते हैं, दोनों को निकाल लिया, दोनों को निकालने के बाद में फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमको एक्सपेंशन करना है, ठीक है, एक्सपेंशन कर लिया, फिर हमने प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल लिया, प्राइसिंग निकाल ली, इसमें टेक्निकल पैरामीटर भी हमने डाल दिए, सारी चीज़ें डाल ली। इसके बाद में हमने पूरी लागत करने के बाद में हमने ये भी देख लिया कि कितना पैसा वापस आ गया, पैसा वापस आ गया, टैक्स वगैरह कैलकुलेट हो गया, टैरिफ वगैरह सारा वापस हो गया, वसूल हुई है, वही प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, कोई हमने रिस्क फैक्टर और हमने रिसोर्सेज की तरफ ध्यान नहीं दिया, डिमांड आई और हमने लागत लगा दी जो हमारे पास थी, ना तो इसमें क्वालिटी हुई, ना रिलायबिलिटी हुई, ना रिस्क फैक्टर कंसीडर हुआ, ना ही हमारा कोई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कंसीडर हुआ, ठीक है। और IRP के अंदर अब इनमें देखो सबसे बड़ी चीज़ तो एक तो नुकसान ये आ गया, दूसरा कुछ देश ऐसे हैं जो दूसरे देशों पर निर्भर हैं, वो उनके प्रोजेक्टों को चलाते हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमी अच्छी है, ठीक है, अब उनकी इकोनॉमी अच्छी है, पर मान लो उस टाइम वो जब आपका प्रोजेक्ट आप चालू कर रहे हो, अगर सामने वाला देश आपको राजी नहीं हुआ तो आपका ये सिस्टम फेल हो जाता है, ठीक है। पास्ट फ्यू ईयर्स में अपन देख रहे हैं कि सप्लाई की कॉस्ट जो बढ़ रही है, एनवायरमेंटल कॉन्स्टेंट रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी लीस्ट कॉस्ट यूटिलिटी प्लानिंग कहलाती है। तो लीस्ट कॉस्ट यूटिलिटी प्लानिंग जो अभी हमने पढ़ी वो फेल होती जा रही है, क्यों, क्योंकि सप्लाई कॉस्ट तो हमारी बढ़ती जा रही है और एनवायरमेंटल पैरामीटर जो है वो हमारे घटते जा रहे हैं, ठीक है। तो IRP 3 रीजन से लेते हैं। सबसे पहला तो ये है कि यूटिलिटी बहुत हाई इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो वो भी चाहती है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट बेकर और पब्लिक, इन सबको देखना पड़ता है, ठीक है। बात ये है कि IRP इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए चलती है। IRP क्या करती है, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कराती है कंज्यूमर को, ठीक है, मतलब कंपनी अगर इन्वेस्टिंग कर रही है ग्रीन टेक्नोलॉजी में तो पब्लिक को एक वे देती है, ठीक है, टू कमेंट ऑन द स्ट्रेटेजी, पब्लिक को एक वे देती है कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी, कमेंट करने के लिए बोलती है पब्लिक को कि हमारी स्ट्रेटेजी सही है या नहीं है, ठीक है। जो वेंडर्स और कंपनी जो होती हैं वो IRP को एक अच्छा वे मानते हैं इफेक्टिव रिसोर्स प्लानिंग के लिए, ठीक है। अब IRP बेनिफिशियल कैसे है, मैंने बताया ना कि IRP में हम क्या करते हैं, लोड कंट्रोल करते हैं नॉर्मली डिमांड साइड पे, और इन चीज़ों को कंट्रोल करते हुए फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमारे रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करें। मतलब कुल मिला के ये है कि IRP के अंदर, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मान लीजिए लोड फोरकास्ट हुआ, रिसोर्सेज आपके पास कम है, कॉस्ट भी आपको कम करनी है, तो IRP सबसे पहले क्या करती है, डिमांड साइड के लोगों को प्रेरित करती है कि एनर्जी सेविंग करें, ठीक है। सप्लाई साइड में भी ये इनिशिएटिव लेती है कि एनर्जी कॉस्ट को कम कर, ठीक है। फिर इन दोनों फैक्टर को आ जाता है, फिर लोड फोरकास्ट हो गया, लोड फोरकास्ट के बाद में एक्सपेंशन प्लान ऑप्शन में आता है, ठीक है। एक्सपेंशन प्लान करने के बाद में टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाली जाती है। इस टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में हम सोशल कॉस्ट भी जोड़ लेते हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर भी हम जोड़ेंगे,
तो इसको रिस्क नहीं। फिर हम इंटीग्रेट करके पूरा मॉडल बनाते हैं और फिर हम कैलकुलेशन करते हैं पूरी कॉस्ट की। अगर हमारा कॉस्ट सही आ रहा है तो ठीक है, हम रेवेन्यू ले लेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम लोगों को कहते हैं कि अपने एनर्जी सेविंग करो, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, हमारे पास में इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। तो IRP पूरी चेन लेके चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट से लेके लोकल गवर्नमेंट से लेके डिमांड को, और इनको टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड भी कर रही है, प्लस हमारे इनको लोगों को प्रेरित भी कर रही है कि एनर्जी सेविंग करें, एनवायरमेंटल पे भी ध्यान दे रही है। ठीक है, कैसे IRP होती है, पहले डाटा ले लिया हमने, डिमांड पैटर्न से भी डाटा ले लिया हमने, टेक्निकल अल्टरनेटिव भी देख ली है, एनर्जी एफिशिएंसी और लोड प्रोफाइल को इम्प्रूव करने का तरीका भी हमने अप्लाई कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, फ्यूचर एनर्जी सर्विस डिमांड सिनेरियो देखते हैं। ठीक है, फिर हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट को, फिर इकोनॉमिक कॉस्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, और फिर कंपेयर करा रहता है DSM से। ठीक है, डिमांड सप्लाई मैनेजमेंट से कंपेयर करा रहता है। फिर हम इंटीग्रेटेड सप्लाई को इंटीग्रेट करते हैं डिमांड सप्लाई प्लान के साथ, जैसे कि लीस्ट कॉस्ट में हमें इकोनॉमिक कॉस्ट और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए हम यूजर के डिमांड को पूरा कर सकें विद गिविंग रिसोर्सेज। ठीक है, राइट है नहीं है? तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये प्रॉब्लम जो होती है, मल्टीपल स्टेक होल्डर है, इसमें सब कुछ है, रेट पेयर, इन्वेस्टर्स, अदर एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, और हर एलिमेंट जो होता है वो अपनी कॉस्ट करता है, कॉस्ट कैलकुलेट करता है। ठीक है, प्लानिंग ऑप्शन जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड है, मतलब मैंने अभी बताया ना, हर स्टेक होल्डर, मतलब डिमांड साइड में भी आदमी अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करेगा कि मेरे को कितना पैसा देना पड़ जाएगा, तो उस हिसाब से उसको एनर्जी सेविंग के लिए बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, अनसर्टेनिटीज को भी हमने ट्रीट किया है कि मान लो अगर कोई फेलियर हो गया तो हमें कैसे पावर देनी है, कैसे करना है। ठीक है, थैंक यू।